This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज मार्केट हमारी माशाल्लाह सुबह से बहुत अच्छी चली है और एकदम से इसने शूट अप किया है और आज बहुत अच्छे लेवल पे क्लोजिंग हो गई है इसकी। स्टार्ट होते ही 109 प्लस पे पहुंच गई थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद ट्रेडिंग होती रही, 95 पे गई प्लस, उसके बाद से एकदम से शूट अप किया और 225 प्लस पे गई और माशाल्लाह 216 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। टर्नओवर भी बहुत अच्छे आज 100 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ और टोटल शेयर्स की कारोबार जो हुआ 163, 30 इंडेक्स में 81 का इजाफा हो गया और ऑल शेयर्स में 211, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑल शेयर्स में इनके तकरीबन 600 शेयर्स में की टोटल में आपने 200 पॉइंट का इजाफा देखा है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक सेक्टर में हुआ हो। एडवांसिंग कंपनी 182, डिक्लाइनिंग 128, अनचेंज 26, टोटल 336 कंपनीज में काम हुआ। वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात की जाए तो कराची इलेक्ट्रिसिटी लीडिंग विद 19.3, टीआरजी पाकिस्तान नेक्स्ट विद 15.67, पाक इलेक्ट्रॉन 9.93, दीवान सीमेंट 7.93, हबीब बैंक 5.53। नेस्ले पाकिस्तान इज़ द टॉप गेनर विद 294 पॉइंट्स, रफान मेज़ 174, बाटा पाकिस्तान 138, पाक टोबैको 62, यूनिलीवर फूड में 23 का इजाफा। लूजर्स में फजल क्लॉथ का नाम आ रहा है 6.35, सूरज कॉटन में 6 रुपीज़ का लॉस है, कॉलगेट में 5, EFU लाइफ इंश्योरेंस में 5, JWD शुगर में 4.99 का लॉस है। नाज़रीन, कल आपने सुना होगा कि येलन जो कि वहाँ अमेरिका की स्टेट बैंकर आप कह सकते हैं आप लोगों को आसानी के लिए कि स्टेट बैंक का गवर्नर जैसे होता है हमारा वहाँ कहलाता है रिज़र्व बैंक की चीफ़। तो फेडरल रिज़र्व की चीफ़ ने कहा कि अभी भी हम कायम हैं अपने मौक़िफ़ पे कि अमेरिकन इकॉनमी ठीक है, ग्रो कर रही है और इसलिए हम अगर हम 4 दफ़ा नहीं तो कम से कम 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट ज़रूर बढ़ाएंगे इस साल में। इसकी वजह से एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्टिमिज़म आई और हमने देखा कि तमाम दुनिया के मार्केट उठ के बैठ गई हैं। अमेरिका जो है वो विद 16 ट्रिलियन GDP बिगेस्ट इकॉनमी है दुनिया का। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो चाइना शायद 5 ट्रिलियन है, जापान 4 ट्रिलियन है। तो बहुत बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ और स्लो डाउन अमेरिका है। तो अमेरिका में अगर ग्रोथ होगी तो पूरी दुनिया में ग्रोथ होगी। चाइना भी एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को, हांगकांग भी करेगा, सिंगापुर भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। इसलिए हमने देखा कि एक ज़बरदस्त हर तरफ इम्प्रूवमेंट आई डिस्पाइट द फैक्ट कि तेल की कीमत जो है कल गिर गई है। 37.88 का रेट मेरे पास आखिरी है, जबकि ये 43 तक भी गई और 17 तारीख को तेल के जो कंसर्न लोग हैं उनकी मीटिंग है। ओपेक, रशिया और तमाम ममालिक मिल के बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई फ्रीज़ हो जाए। ईरान ने कहा कि ठीक है हम भी तैयार हैं, लेकिन 4 मिलियन का जो है हमारा एक कोटा दो तो हम बात करते हैं, उस पर जाके हम रोक देंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है उसका। लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, जो मेरी हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं, उसके मुताबिक अमेरिका की जो पोजीशन है वो अजीब सी हो गई है कि वो दुनिया भर से कर्ज़े ले लेके मईशत को दुनिया की चलाता रहा। उसने परवाह किया ही नहीं कि क्या होगा नहीं होगा आगे, और कर्ज़ा लेता गया, खाता गया, ख़रीदता गया चीज़ें। और 1954 से वहाँ ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वो एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। करते करते अब जो है उसकी जो डेट है वो ऑलरेडी 19 ट्रिलियन पे पहुँच चुकी है। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब 21 ट्रिलियन की बात करें, क्योंकि जो बजट ओबामा साहब ने पास किया है उसके तहत 2 ट्रिलियन और आ जाएगा। इतना बड़ा डेट क्रिएट हो गया है और वहाँ अब एक पॉलिटिकल डिबेट चल पड़ी है कि दुनिया ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारी करेंसी को बहुत महंगा रखा गया, जानबूझ के रखा नहीं, अमेरिका ने खुद रखा। अमेरिका को अकल नहीं थी कि वो क्या कर रहा है गलती। ब्रिटेन वुड के बाद उसने खुद कहा कि जी हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम सुपर पावर हैं। मईशत में कोई सुपर पावर नहीं होता,
कोई दुकानदार सुपर पावर नहीं होता, कोई बेचने वाला सुपर पावर नहीं होता, मईशत में कोई सुपर पावर नहीं होता, मगर उन्होंने कहा हम सुपर पावर हैं और हम अपनी करेंसी का रेट जो है ऐसे फिक्स करते हैं। और उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया जापान के लिए 244 येन टू $1, 4 DM टू ड्यूश मार्क जो है जर्मनी की करेंसी को 4 पे फिक्स कर दिया और कहा कि अब कोई इसको हिलाएगा नहीं, ऐसे ही चलने दो इसको। अगर पैसे की शॉर्टेज हो IMF से पैसा ले लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो, लेकिन रेट नहीं बदलेगा। अमेरिका की इज़्ज़त का सवाल बन गया और इस तरह से अमेरिका जो है तमाम चीज़ों में अनइकनॉमिक हो गया और उसकी तमाम फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हुई। जर्मनी, जापान बहुत बड़े बड़ी मईशत बन गए और अमेरिका जो है कर्ज में डूब गया। तो ये रियलाइजेशन जो है 2014 में आई, उसके बाद से वहाँ पे कॉस्ट कटिंग शुरू हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त कंसर्न आया है वर्ल्ड डिमांड का, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि तेल की कीमत और चीज़ों की कीमत घटी है। मेन रीज़न जो है वो चाइना वाइना नहीं है, अमेरिका है। और अब जो अमेरिका में इस वक्त प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और वगैरह ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया ने बेवकूफ़ बनाया, हम पे इतना बड़ा कर्ज़ा चढ़ा दिया, एक्सचेंज रेट हमारा बहुत ज़्यादा रखा गया और इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है, दूसरे तरक्की कर गए। साथ ही साथ अमेरिका जो है इस पीरियड में ज़बरदस्त मिलिट्री सपोर्ट भी करता रहा जर्मनी को, जापान को, पूरी जो सिक्योरिटी है उनके हाथ में है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भाई हम इनको फ्री में क्यों सिक्योरिटी दें जबकि ये खुद इतने अमीर हैं, ये इनके पास तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जमा हो गया और हम जो है इतने बड़े मकरूज़ हो गए, हम एक मकरूज़ को हम क्यों इनको करें। तो बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, दुनिया बदलने वाली है ऐसा लगता है इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि बेनी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद अमीर आदमी है, 20 बिलियन उसका मालिक है, 36 मिलियन उसने ऑलरेडी अपना पैसा खर्च कर दिया कैंपेन पे, किसी कंपनी से एक पैसा नहीं लिया। शर्ट वार्ट उसके बिकते हैं, उससे 6 मिलियन आया है। जो बेनी सैंडर्स एक बिल्कुल ही नॉर्मल से गरीब से आदमी हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान, बहुत काबिल इंसान हैं। उन्होंने अमेरिका के तमाम इंटरवेंशंस को अपोज किया, चाहे वो LND के सिलसिले में अर्जेंटीना हो, चाहे निकारागुआ हो, वियतनाम हो, हर को उन्होंने अपोज़ किया कि आप ना जाओ वहाँ पे, आपके लिए नुकसान होगा। और यहाँ तक कि जब अमेरिकन फोर्सेस कुवैत में घुसी, कुवैत को आज़ाद करने के लिए, उसके भी वो ख़िलाफ़ थे, इराक़ जाने के भी ख़िलाफ़ थे। तो वो भी ऐसी बातें करें कि हमने ये क्या किया, इतना तबाही फैलाई दुनिया भर में और फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ये हुआ कि हम पे इतना कर्ज चढ़ गया। तो वो भी बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई अगर जीत के आता है, बेनी सैंडर्स इसलिए ऐसी बातें कर सकते हैं कि वो किसी बैंक से, किसी कंपनी से एक पैसा नहीं ले रहे। उनको आम आदमी, आम अमेरिकन $20 $25 दे रहा है, एवरेज उनकी कंट्रीब्यूशन $27 की है और हर महीने तकरीबन $40 मिलियन वो रेज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पब्लिक रेजिंग उन्हीं की हो रही है। अब वो बोले जा रहे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट्स हैं, पुराने कैंडिडेट्स हैं, क्लिंटन है या डेड क्रूज़ वाले, बहुत परेशान है। उनको सबसे बड़ी इल्ज़ाम ये दो कैंडिडेट तो ये लगाते हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंट बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो लेते हो इनसे पैसा, जब आप इनसे पैसा लेते हो तो इन्हीं की बात आप करोगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। लेकिन बहरहाल येलेन का ये कहना कि जी हमारे पास ग्रोथ है और हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसने दुनिया को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया, डिस्पाइट द फैक्ट के अभी आपने देखा कि ऑयल प्राइस इस वक्त पिछले 2-3 दिन से नीचे है, उसके बावजूद जो है पूरे दुनिया में बेहतरी आई और साथ साथ हमारे यहाँ भी आई। और माशाल्लाह आज हमने 33 को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो हमारी रिसर्च टीम ने, हमने सब ये तय किया कि इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन और हमने आइसक्रीम वगैरह का इंतज़ाम कर लिया है और हो रहा है, अभी हम इंजॉय करेंगे। ये बिज़नेस प्लस में हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते इंजॉयमेंट का। जब भी ऐसी पाकिस्तान के सिलसिले में कोई भी खुशी खबर आती है तो हम ज़रूर इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाज़रीन, आज आई एम हैप्पी टू हैव एज गेस्ट इमरान खलील, यंग जेंटलमैन जो कि अपनी सिक्योरिटी चलाते हैं एज CEO ऑफ फ्लोट सिक्योरिटीज़। इमरान, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर कमिंग। ट्रैफिक पे आप फंसे हुए थे, फाइनली यू मैनेज्ड इट, देन इट्स फाइन। आई कवर्ड इट इन द मीन टाइम। मैंने स्टार्ट आज इसी से किया था कि येलेन की जो अनाउंसमेंट आई है उससे थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म आई दुनिया में कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी बैठ रहा है जैसे जापान बैठ रहा है। तो अमेरिका बीइंग द इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके यहाँ से ऑप्टिमिज्म आना हैज़ बीन ए वेरी गुड फैक्टर इन द इकोनॉमी। तमाम शेयर्स वगैरह हर जगह के बढ़े हैं।
हमारे यहाँ भी बढ़ गए माशाल्लाह, 33 क्रॉस कर दिया। तारिक साहब, उसके साथ दो और भी पॉजिटिव खबरें थी जो आज मार्केट में हमने स्टार्ट ऑफ लिया। एक तो कल पॉलिटिकल लेवल पे हमने देखा जो प्रोटेस्टर्स का चले जाना या उसकी एक हैंडलिंग और बज़ाहिर कोई ऐसी मिसहैप ना होना, मार्केट ने उसको भी एक पॉजिटिव चीज़ लिया, ट्रेजेडी ना हुई। और उसके साथ मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि MSCI इंडेक्स ने अपनी वेबसाइट पे एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश की कि पाकिस्तान को इस रिव्यू में डाला है उन्होंने, और उसका डिसीजन वो मई या जून में लेंगे। इस पे तो एक और मिठाई होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पॉजिटिव थिंग, वेरी पॉजिटिव मार्केट में कि एटलीस्ट पाकिस्तान की मार्केट को कंसिडर करा जा रहा है और जो एजेंडे में आ गया है जी, और एजेंडे में लाने के लिए भी कोई ना कोई वजह होगी ना जी। और उसमें आप ये देखें कि जो आज तक 1 जुलाई से आज तक कोई रफली $340 मिलियन, $336 मिलियन का आउटफ्लो हो गया है। अगर हमें अपग्रेड करा जाता है तो उसका स्ट्रेट अवे बेनिफिट ये हमें आ सकता है कि बहुत सारे पेंशन फंड्स और बहुत सारे ऐसे फंड्स जो वेस्टर्न इकोनॉमी के हैं वो उनके फंड्स इधर पाकिस्तान की मार्केट का रूट लेंगे जैसे कि वो किसी भी इमर्जिंग मार्केट का रूट लेते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉजिटिव। एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि ये जो आउटफ्लो है अगर ये रुक भी जाता है या इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है तो आप देखें कि आपकी वैल्यूएशंस कहाँ से कहाँ पहुँचेंगी। इसके साथ साथ कंपनी स्पेसिफिक और आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक ख़बरों पे आज की मार्केट रही। अगेन सीमेंट्स में हमने रैली देखी ऑन एक्सपेक्टेशंस के इस मंथ के जो फिगर्स होंगे वो बेहतर होंगे और उससे कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी। फिर फर्टिलाइज़र के फ्रंट पे भी हमने ये ख़बरें पढ़ी कि शायद जो एक्सेस स्टॉक है फर्टिलाइज़र्स का वो कंपनीज़ किसी अगर उनको अगर उनको एडिशनल गैस मिल जाती है तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमारी लोकल यूरिया और बाकी फर्टिलाइज़र की क्वालिटी में इंपोर्टेड क्वालिटी से वो बहुत बेहतर है। तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग जो उस सेक्टर में हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी देखी। फिर हमने कुछ नेगोशिएटेड डील्स देखी डिफरेंट सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में आज कुछ नेगोशिएटेड डील्स देखी। नेगोशिएटेड डील्स का मतलब ये कि एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में ट्रांजैक्शंस हमने देखे जो कि ऑफ मार्केट थी। तो उसमें भी वॉल्यूम देखी। फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स के शेयर्स में ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे हबीब बैंक के शेयर्स में ट्रांजैक्शंस हुई। बाकी उसकी पूरी बैंक का बिका है नहीं, देखिए नेगोशिएटेड डील होता है कि एक बड़े अमाउंट पे वो होता है कि आप एक दो पार्टीज़ बेसिकली एक ऑफ मार्केट लेवल पे एक डील अग्री करती हैं। चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर आपको शेयर बेचना है, मुझे ख़रीदना है, तो हम दोनों एक रेट तय करते हैं और हम कहते हैं हमें ये डील करनी है और आपकी होल्डिंग मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो हम एक्सचेंज को एक डिक्लेरेशन उसका देते हैं। अच्छा। एंड वो एक्सचेंज उसको वेरीफाई करने के बाद उस डील को एग्जीक्यूट कर देती है। तो आई थिंक वो भी आपको स्क्रीन से नहीं जाना पड़ता। अगर स्क्रीन में जाएंगे तो आपको क्यू में खड़ा होना नहीं, आप बड़ा मुश्किल होगा। आपकी डील एग्जीक्यूट तो अब सारी ऑफ मार्केट भी स्क्रीन पे ही होती हैं, बट वो दो पार्टीज़ के दरमियान एक प्राइवेट अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ होता है जिसको वेरीफाई एक्सचेंज करती है और वेरीफाई करने के बाद उस डील को एग्जीक्यूट कर देती है और जिसकी सेटलमेंट एक नॉर्मल तरीक़ेकार से होती है। बट ये आमतौर से बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है, इसमें छोटी डील्स भी हो सकती हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि आज मार्केट में रिलेटिवली लास्ट हम वीक देख रहे थे कि एवरेज वॉल्यूम बहुत कम था। इनफैक्ट अभी भी अगर पहले के 3-4 दिन देखें तो वॉल्यूम कम ही रहा। आज थोड़ा सा रिलेटिवली 160 मिलियन का वॉल्यूम हो गया, वरना पहले तो उससे 110-120 इन लेवल्स पे रह रहा था। तो आई थिंक 89 भी देखा एग्जैक्टली विच तो वॉल्यूम तो अगर आप अपने पीक से देखें तो इनफैक्ट एक वक्त था जब एक्सचेंज में वॉल्यूम 1 बिलियन के करीब भी होता था। अब उसका 10% वॉल्यूम रह गया है मार्केट में। सो हम वॉल्यूम बहुत कम देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मार्केट में बज़ाहिर कोई ऐसा स्पार्क नहीं है इन स्ट्रेट अवे, बल्कि हम ये देख ही रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। एंड एज ए इन्वेस्टर आपके पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं अनअकाउंटेड फॉर या अनडॉक्यूमेंटेड या लेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंपेयर टू
इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बोनस पे भी टैक्स है, आपके कैपिटल गेंस पे भी टैक्स है, आपके डिविडेंड्स पे भी टैक्स है। फिर इसके बाद फाइलर नॉन फाइलर का भी इशू है। अगर आप बजाय इसके आप फाइलर हो भी, हो सकता है कि आपका नाम नॉन फाइलर में आ रहा हो, उसमें आपको डलवाने में इशू है। फिर विथ होल्डिंग टैक्सेस इधर हैं, CVT इधर है, बहुत सारे और टैक्सेशंस हैं। तो उसकी वजह से एक आम इन्वेस्टर के लिए वो उसको चार्म स्ट्रेट अवे इतने टैक्सेस के बावजूद नज़र नहीं आ रहा होता या कम नज़र आ रहा होता है कंपेयर टू बाकी एवेन्यूज़। बाकी एवेन्यूज़ में हमने देखा अनयूजुअली प्रॉपर्टी के सेक्टर में प्राइसेस अनयूजुअली बढ़ी हैं। सो वी कैन ओनली रिक्वेस्ट टू आवर रेगुलेटर्स एंड ऑल्सो टू आवर गवर्नमेंट कि आप एक रेगुलेटेड सेक्टर को जो जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स एवेन्यू मिलता है, आप उसको फर्दर अपकमिंग बजट में फैसिलिटेट करें, बल्कि आप और लोगों को लेके आएँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में कोई 50,000 के करीब एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट समबडी वाज टेलिंग मी कि लेटेस्ट फिगर्स शो कि द नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 50,000 टू 35,000 और ये 35,000 है। और ये चले मैं कहता हूँ आप 50,000 भी अज्यूम कर लें, 50,000 ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में जिन्होंने एक दफ़ा साल में ट्रांजैक्शन की है। तो आई थिंक समथिंग इज़ हमें कुछ करने की ज़रूरत है। एंड हमें ये कहा जाता है कि जी TREC होल्डर्स इसमें राइट स्टेप्स नहीं ले रहे। एंड आई थिंक कि एक कोई बंदा कुछ करने से ये नहीं होगा। इन ऑर्डर टू क्लैप योर हैंड्स यू हैव टू ब्रिंग बोथ योर हैंड्स टुगेदर। एंड आई थिंक लाइक वाइज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट के क्या इशूज़ हैं। आपको लोगों को ईज़ देनी पड़ेगी कि वो मार्केट में क्यों आएँ, और उनको बेनिफिट देना पड़ेगा कि उनको क्या चार्म नज़र आता है मार्केट में लाने के लिए। आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, और ख़ास तौर से अभी जो लो वॉल्यूम का आपने एनालाइज़ किया, वो इंडीड इज़ ए वरी स्पेशली फॉर पीपल लाइक यू बिकॉज दैट्स योर ब्रेड एंड बटर। और देखिए बिज़नेस प्लस टीवी तो एक मिशन के तौर पे, एक मुहिम के तौर पे एक हम जद्दोजहद कर रहे हैं। 2004 से लेकर अब तक हमने अपना कोर्स नहीं बदला। हम चाहते तो इसको दूसरे किस्म के चैनल पे बना सकते थे। सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक हम 7 बिज़नेस शोज़ करते हैं, जिसमें ये बिज़नेस इश्यूज़ के साथ ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट को समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं। फिर भी ये हालात हैं, आप लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक समथिंग इज़ वेरी सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान। सिर्फ 35,000 तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर हैं। इसमें देखिए ये भी वजह हो सकती है कि बहुत सारे, सुना है कि बांग्लादेश में 35 लाख हैं और चाइना में 9 करोड़ हैं। देखिए मैं आपको छोटे से कंट्री की एग्जांपल देता हूँ, श्रीलंका की, जिधर इन्वेस्टर नंबर्स हमसे बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि आपने ग्राउंड रूट लेवल पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि जी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जो कंप्लायंस लेवल है, ऐसा नहीं कि कंप्लायंस नहीं है, बट यू ऑलवेज़ हैव टू वे कि वो कंप्लायंस किस कॉस्ट पे आ रही है। अगर आप सारा दिन कंप्लायंस करते रहेंगे तो मेंबर्स का इशू ये रहेगा कि दे विल नॉट हैव एनी टाइम टू गो एंड मार्केट द सर्विसेज। एंड इन फैक्ट यू हैव टू मेक दिस होल प्रोसेस इकोनॉमिकल। एंड आई थिंक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप रेगुलेशन नए ज़रूर लेके आएँ, बल्कि आप स्ट्रीमलाइन करें चीज़ों को। कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करेंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। आई थिंक जो 2-4 फ्रॉड हुए 2009 में, और उसके बाद अभी भी एक आध केसेस हुए, बहुत कम हुए हैं। वही पीरियड जो था, जो प्रॉब्लम का था, उसके बाद हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर रेगुलेट कर दिया। देखिए मार्केट को जब आप ओवर रेगुलेट करते हैं तो आप अपनी बेसिकली लायबिलिटी पास ऑन कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि मुझे ऑडिटर का सर्टिफिकेट दिलवा दो एंड आई एम हैप्पी, एंड ऑडिटर सही कह रहा है या गलत कह रहा है, डोंट केयर। सही, तो आप बिजनेसेस को समझें। हम पुराने ज़माने में ये देखा करते थे कि पीपल यूज़ टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग, पीपल यूज़ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स। अभी हम टर्म्स वही यूज़ कर रहे हैं कि नो योर क्लाइंट्स, नो योर ब्रोकर, KYC एंड सो ऑन, बट आर वी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग आवर क्लाइंट्स? आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि हमारे पास पेपर वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि एज अ मेंबर आपका फोकस ये है कि जी मैं डेडलाइंस मीट करूं। एज अ एक्सचेंज आपका फोकस ये है कि मैं बाकी अपनी डेडलाइंस मीट करूं। तो आई थिंक फंडामेंटली चेंज ये है कि यू नीड टू कम टुगेदर टू ईज़ एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे कैसे लाया जाए और इन्वेस्टर्स को क्या चार्म नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमें क्या ज़रूरत है कि हम 17 या 18 दफ़ा साइन करें और वो आपका अकाउंट इधर से वेरीफाई हो, उधर से वेरीफाई हो। मैंने कई लोगों से, बहुत सारे लोगों से आके मैंने अकाउंट खुलवाया, तो वो बहुत डर गए कि यार ये इतने सिग्नेचर्स हो रहे हैं, पता नहीं है कोई डेथ वारंट भी तो नहीं है बीच में तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये नहीं कहता आप प्रोसेसेस को फुलफिल ना करें, बट क्या हमने ये देखा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और अगर नहीं तो क्या हम उस ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग को ला सकते हैं यहाँ पे? हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं जिधर हम रेगुलेशंस कॉपी करते हैं या रेगुलेशंस हम देखते हैं बाकी कंट्रीज़ के। हम ये भी तो देख सकते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में व्हाई आर वी रैंकिंग in 100 something, why is our ranking not improving? और उसकी वजह यह है कि आप रिटर्न्स पे रिटर्न्स लिए जा रहे हैं एज अ नेशन। मैं कहता हूँ आप छोटी सी कंपनी को बग़ैर ऑडिट के इतने नोटिसेस भेजते हैं कि वो आपके नोटिसेस के ही जवाब देते रहते हैं, असली तो काम भूल जाता है वो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप ज़रूर भेजें, आपका राइट है भेजना, बट क्या आप उन नोटिसेस के जवाब पढ़ भी सकते हैं? अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप भेजते क्यों? और अगर भेजते हैं तो साल में एक भेजें, बट उसको पढ़ें, कम से कम देखें कि कौन क्या कर रहा है, बजाय इसके कि आपकी एफिशिएंसी नोटिसेस भेजने पे मेजर की जाए। एंड दिस इज़ ऑलवेज बिन माई कॉन्ट्रडिक्शन विथ द वेरियस अथॉरिटीज़ के जी आपकी एफिशिएंसी मेजर ये नहीं होना चाहिए कि कितने हमने नोटिसेस भेजे या कितने लोगों से सवाल करा, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे मेजर्स देखें कि कितने इन्वेस्टर्स बढ़ाए, कितना टैक्स जनरेट करा, कितनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। आई थिंक हमारे मेजर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें चेंज करने की ज़रूरत है, एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू द सेम वे वी बिन कंटिन्यूइंग, स्पेशली आजकल के टाइम पे जिधर दुनिया इतनी चैलेंजिंग हो गई है। एज अ इन्वेस्टर आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देर आर नो मोर कंट्री बाउंड्रीज जो पहले हुआ करती थी। अगर आप इन्वेस्टर हैं एंड यू आर सिटिंग विद अ पॉट ऑफ मनी, योर पॉट ऑफ मनी के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ कम्पीट कर रहे हैं कि ये पैसा हमारे कंट्री में लेके आएँ, उसको हम ये ईज़ देते हैं, कोई सवाल नहीं करते, कम सवाल करते हैं, ये करते हैं, आपको ये फैसिलिटेशन देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें भी वो करने की ज़रूरत है। वी ऑलवेज नीड टू कंटिन्यू दिस, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ इमरान खलील साहब, यंग मैन CEO ऑफ फ्लॉट सिक्योरिटी हमारे साथ हैं। एज ए मेंबर ऑफ ब्रोकरेज फर्टर्निटी, उनका एक कंसर्न ये है कि टर्नओवर्स हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन द इंटायर मार्केट इज़ वेरी वेरी लो। अब वो सिर्फ 35,000 लोगों की बात कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में शायद 35 लाख या 25 लाख लोग शेयर होल्डर्स हैं जो एक्टिवली काम करते हैं। श्रीलंका की मिसाल दे रहे थे, वहाँ नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ कैपिटल मार्केट डेवलप ही नहीं हुआ, आम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जैसा चैनल इतनी कुर्बानी देता है। चैनल के मालिकों को 10 दफ़ा सलाम कि 2004 से एक मिशन के तौर पे ये चला रहे हैं। 7 शोज़ डेली हम बिज़नेस के करते हैं, जिसमें हम कैपिटल मार्केट और ख़ासतौर से स्टॉक मार्केट की बड़ी बातें करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लगता है कि हमारा सारे एफर्ट वेस्ट है। इमरान खलील साहब या इनके जो और लोग हैं और SECP है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। एक जो धब्बा लग गया इस मार्केट पे कि ये जुआ खाना है, वो इसी पे बात चल रही है। अभी तक कॉमन आदमी को हम कन्विंस ही नहीं पाए कि एक नॉर्मल चीज़ है ये। और इतनी लो पार्टिसिपेशन, इतनी लो टर्नओवर के साथ तो इनका तो मेरे ख्याल में ब्रेड एंड बटर इज़ ए प्रॉब्लम। हाउ दे विल पे सैलरीज विदाउट द प्रॉपर कमीशन। तो इट्स ए वेरी बिग चैलेंज एंड लेट्स, इमरान खलील ये कह रहे हैं कि सब मिल के कोशिश करें, बिज़नेस प्लस है, SECP है, सब मिल के एक टीम एफर्ट हम करें। इनको चाहिए स्टॉक एक्सचेंज वाला को और SECP वाला को कि बिज़नेस प्लस चैनल, ओनली चैनल लेफ्ट डूइंग बिज़नेस शोज़, हम लोगों को सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। ये दोनों मेरे शोज़ को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अनवायबल इकनॉमिकली शो है, लेकिन ये मालिकान ऐसे हैं कमिटेड कि वो कहते हैं नहीं, करते रहो। तो इट्स अबाउट टाइम दे सपोर्ट अस so that we support them and the entire capital market goes up in Pakistan. 9 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं चाइना में इस वक्त। कम्युनिस्ट मुल्क है, कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, मगर उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज़्म किया कि हर आदमी को शेयर मिल जाए, ताकि जो वेल्थ क्रिएट हुई चाइना में फ्रॉम नोवेयर
टू दिस ह्यूज लेवल, उसमें आम लोगों को भी हिस्सा मिला। जो लोग कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं, जब कंपनी के शेयर 10 रुपये का शेयर 10,000 का होता है तो वो भी अमीर हो जाते हैं। यहाँ तो आम लोग साइड में पड़े हुए हैं और सिर्फ थोड़े से लोग अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं, और इसमें स्टॉक मार्केट का भी आता है। इमरान कंटिन्यू करते हैं इसी पे। जी तारिक साहब, मैं 2 पॉइंट्स पहली तो मैं क्लैरिफिकेशन करूँगा। मेरा पॉइंट डिस्कशन का ये है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, एंड दैट ओवरऑल नॉट ओनली स्टॉक, एवरीथिंग एल्स। या बट मैं अपनी मार्केट से रिलेटेड ये कहूँगा कि अगर हमें कहा जाता है कि पार्टिसिपेशन लेवल कम है, तो वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं। 18 सिग्नेचर This is just one example. I mean, I can sit here and give you so many examples. इमरान, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी जब 18 सिग्नेचर करने के लिए दिया जाता है तो एक डर तो लगता है, तो पता नहीं किस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो डरेगा कि नहीं डरेगा। ये दूसरा पॉइंट मैं ये रेस करना चाहता हूँ। आप बहुत सारे लोग, अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि पीपल आस्क कि जी एट दीज लेवल्स मार्केट 33,000 के लेवल को क्रॉस करा है, तो शुड वी होल्ड, शुड वी सेल, शुड वी बाय, क्या किया जाए? $1 million क्वेश्चन। एंड आई थिंक देयर इज़ नो राइट आंसर टू इट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या एम है, आप क्या करना चाहते हैं मार्केट में। एंड आई थिंक अगर आपको कोई कहता है कि जी ये करो, तो ये उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है। मार्केट में मार्केट चलती तब है जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसमें। तो आई थिंक उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मैं सिर्फ 1-2 बातें करना चाहूँगा ताकि आपके इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर पता चले कि इवन एट दीज लेवल्स मार्केट के रिटर्न्स आर प्रीटी गुड। फॉर एग्जांपल यील्ड्स आज भी बहुत सारे सेक्टर्स में 12 से 13% की कैश यील्ड्स हैं, और ऐसी कंपनीज़ हैं जो साल में 2 या 4 दफ़ा रिटर्न्स देती हैं आपको डायरेक्टली कमिंग इनटू योर बैंक अकाउंट। सो वो रिटर्न्स आपको बैंक या कहीं और पे अभी नहीं मिल रहे। अगर आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड पे भी जाते हैं तो इट्स अ वेरी वायबल ऑप्शन टू इन्वेस्ट। द ओनली थिंग इज़ कि आपकी मार्केट में जो वैल्यूएशंस नीचे आई हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वो ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस जो कि 300% से ज़्यादा गिरी हैं लास्ट तकरीबन 1-1.5 साल में, उसकी वजह से वैल्यूएशंस आपकी नीचे आई हैं। आप ये रिस्क को माइंड में रखते हुए जाएं कि कमोडिटी प्राइसेस किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना वो नहीं है। बट सेइंग दैट, क्योंकि प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं, आई थिंक इन लेवल्स पे कंपनीज की अर्निंग्स आर प्रीटी अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन आपके सेक्टर में। ये वैल्यूएशन कम हुई तो थोड़ी सी उनमें रिटर्न भी कम हुआ, लेकिन जो रिटर्न अभी आ रहा है और उसको जब आप प्राइस से PE रेशो देखते हैं तो दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव एक्चुअली। मिसाल के तौर ऑयल सेक्टर में आप देखें कि PSO वगैरह, ये जो PPL, POL वगैरह, इनके रेट्स नीचे आए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई, लेकिन जो प्रॉफिट कम होने के बावजूद अभी आ रहा है कंपेयर टू द करंट प्राइस, इट्स अ क्वाइट अट्रैक्टिव वन। एग्जैक्टली। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन डिविडेंड बेसिस कि आपको 12-13% कमाने का शौक़ है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। सो वो प्राइसेस बड़ी अट्रैक्टिव हैं, उसके साथ कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सिर्फ ये है कि पहले आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती थी, अब आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, बिकॉज आपकी कैपिटल गेन भी आपको ज़्यादा लग रहा है एज अ परसेंटेज, आपको बाकी भी टैक्सेशन, डिविडेंड टैक्सेशन भी ज़्यादा लग रही है, तो एवरेज आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। एंड आई थिंक उसकी वजह से भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अ इन्वेस्टर्स मार्केट। मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा है, इट्स नॉट अ as it stands it should be a traders market, but it's not at the moment. it's a investors market. अगर आपके पास spare funds हैं और आप अच्छे stocks में invest कर सकते हैं तो there's nothing like it. इन्वेस्ट कर आपके पॉइंट से जो थोड़ी सी बात मैं समझा वही कि अगर आप इन आउट ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ द हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आपके लिए कमाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसने एक दफ़ा लगाया, 50 पैसे खर्च किए, जो भी किए, और उस पर अगर वो आराम से बैठ जाता है तो ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिविडेंड, बोनसेस एंड व्हाटएवर कैपिटल गेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट एक ही दफ़ा उसने दिया। मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट में अनलेस कि वो वॉलेटिलिटी हो, अगर वो वॉलेटिलिटी ना हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो कि हम देख रहे हैं अभी। और इस वजह से आप ये ज़रूर माइंड में रखें कि अगर आपकी वो ट्रेडिंग नहीं होती तो
अगर आपको होल्ड करना पड़ जाता है तो क्या आप किस सेक्टर्स में आप होल्ड कर सकते हैं, क्या आपको डिविडेंड्स आएंगे, क्या इम्प्लिकेशंस हैं उसकी आगे उसमें होल्ड करने में उसको। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड आल्सो कंसिडर कि अगर मुझे होल्ड करना पड़ जाता है तो क्या मुझे इसमें रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू। लेकिन जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि बैंक में रिटर्न बड़े कम है, अब आपने एक शेयर पे 1 लाख रुपए लगा की वैल्यू भी कम आ गई, लेकिन फिर भी आपको अगर वो एट लोअर लेवल भी अगर आपको वो 12-13% रिटर्न दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि अगर ये पैसा वो बेच के निकाल के रख देते हैं बैंक में तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। मैं इसी एग्जाम्पल 4 से ऊपर जो भी मिल रहा है दैट इज अ बेनिफिट टू यू। जी, मैं इसी एग्जांपल को सिंपल वर्ड्स में पुट इन करता हूँ, वो ये कि आप रोज़ की बेसिस पे ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आज रोज़ मेरी वैल्यूएशन यानी कि साल के जितने भी वर्किंग डेज़ हैं 320 वर्किंग डेज़ हैं उसमें मेरी वैल्यूएशन मेरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपका व्यू ये नहीं है और आपका व्यू ये है कि जी मुझे इतने % रिटर्न एज़ लॉन्ग एज़ ये कंपनी दे रही है, तो साल में आपको बहुत सारे दिन ऐसे मिलेंगे जब वो वैल्यूएशन ज़्यादा होगी या होनी चाहिए अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्मिंग है और अगर उस पास्ट में आप उसकी हिस्ट्री देख के जाते हैं और आगे भी उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देख के जाते हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान में क्योंकि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कम है और अभी भी बज़ाहिर कोई ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं लॉन्च कर पाए जिसमें हम एक छोटी कंपनी को इंकरेज कर सकें कि वो लिस्ट करे आके, तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में हैं और वो कंसिस्टेंटली मेकिंग गुड मनी बिकॉज उसकी वजह यह है कि शायद जो रेगुलेशंस आपको और मुझे बिजनेसेस को चैलेंज कर फेस्ड हैं वो तो बड़े अरसे से एस्टैब्लिश्ड हैं, दे हैव worked it out yes and I think उसकी लिस्टिंग रेगुलेशंस को हमें थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा ताकि हम या तो एक कोई ऐसा बोर्ड बना दें, ये पहले भी आपके प्रोग्राम्स में बात होती रही है कि कोई ऐसा वो बना दें जिधर बाकी कंपनीज इंकरेज हों और वो एक थोड़ी सी रिलैक्स्ड कंप्लायंस रेजीम उन पे एप्लीकेबल हो और उसका उनको एक फीलिंग मिल जाए। और अगर वो फील करें कि जी ये हमारे लिए सूटेबल है और हमें यहाँ से कैपिटल मिल रहा है या हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद वो जाके लिस्ट करें। यानी कि हमें इन टर्म बिटवीन एक आम कंपनी की और एक लिस्टेड कंपनी की एक ऐसा सेक्टर डाल दें, इंट्रोड्यूस कर दें जिधर मीडियम साइज़ कंपनीज़ की लिस्टिंग हो सके या एक सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हो सके जिधर वो अपनी शेयर्स जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे सकें। और मेरे ख्याल से हमें रेडिकल चीज़ों की हमें ऐसे तरीके सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या करें कि हमारा इन्वेस्टर बेस बढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे भी जाके प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें एजुकेट करना होगा कि आपने अपनी सरमायादारी कैसे करनी है व्हेन यू ग्रो अप, बिकॉज आप उस लेवल से आपकी लर्निंग शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं अपने कंट्री का फॉर्चून चेंज करना तो यू नीड टू थिंक ऑफ वेज आउटसाइड द बॉक्स। आप अगर आप वेस्ट में जो है क्लास 5 के बच्चे से बात करें तो अच्छी खासी उसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है, बेसिक सारा वो ऑलरेडी समझ रहा होता है कि मार्केट कैसे चलती है। बच्चे जब 18 साल के होते हैं जैसे ही बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आमतौर से वहाँ पे शेयर अकाउंट भी खुल जाता है एंड दे स्टार्ट। अच्छा, बॉयज़ व्हेन दे चिल्ड्रन व्हेन आर ग्रोइंग अप दे ऑलरेडी हैव देयर फेवरेट्स, कौन सी आइसक्रीम खाते हैं, कौन सा ड्रिंक पीते हैं, कौन सी बर्गर उनको पसंद है, तो ऑलरेडी उनके जहनों में होता है कि आई लाइक दिस बर्गर, आई लाइक दैट, उसके शेयर्स मार्केट में हैं। यूजुअली दे वुड गो एंड बाई दैट शेयर विच दे लाइक, द प्रोडक्ट विच दे लाइक, और वो आपस में भी बहस भी करते हैं कि मेरा एक पेप्सी को पसंद करता है, कोक को पसंद करता है, तो दोनों कहते हैं मैंने पेप्सी लिया था मेरा आज इतने का हो गया, वो कहता मैंने कोक लिया था इतने का हो गया। तो 18 साल की उम्र से वहाँ इनकरेज किया जाता है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड चिल्ड्रन कॉन्शियसली सेव सम मनी आउट ऑफ द टोटल इंटरटेनमेंट एंड वॉट एवर बजट टू बाई दो शेयर्स। नतीजा ये होता है कि जब बाई द टाइम दे आर 60 दे आर ऑलरेडी फाइनेंशियली सेफ, नथिंग कैन ब्रिंग देम डाउन ऑन द ग्राउंड। उनको होमलेस नहीं बना सकता कोई अब, बिकॉज फाइनेंशियली दे आर सेफ एंड साउंड। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक और बात कि हमें ये कहा जाता है कि जी बहुत सारे लोगों को हम अपनी सर्विसेज मार्केट नहीं कर रहे। आई थिंक उसकी वजह एक ये भी है कि आज आप अपनी सर्विस किसी को मार्केट करें तो उसका अकाउंट बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसने काम बहुत लिमिटेड करना है। आई थिंक एज़ द रेगुलेटर, एज़ द एक्सचेंज, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसने सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रेड करनी हो, वो एक रिलैक्स्ड
अकाउंट ओपनिंग रजीम से गुजर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बजाय इसके कि उसके 1 या 2 दिन लगाए जाएँ उसका अकाउंट खोलने में, अगर कोई एप्लीकेशन देता है IPOs में और वो वन ऑफ अप्लाई करना चाहता है एंड ही डजंट वांट टू ट्रेड लेटर ऑन, तो व्हाई डज ही और शी नीड टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस? एग्जैक्टली। इज देयर अ वे जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग और ये इस तरह का काम वो करना ही नहीं उसको? इज देयर अ वे जिधर वो इजी एग्जिट ले सके? इज देयर अ वे जिधर वो अपने अगर 500 या 1000 या 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो वो किसी डॉक्यूमेंटेड तरीके से अपने शेयर्स को एग्जिट कर सके? बहुत अच्छा आइडिया। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी नहीं है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी रजिस्ट्रार सर्विसेज ऐसी हैं जो बड़ी इन्वेस्टर्स को बड़े इश्यूज आते हैं उसमें डील करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रजिस्ट्रार से बात करें, अगर आपका डिविडेंड खुदा ना खास्ता आपको नहीं रिसीव होता तो आप अपने रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं कि जी मुझे डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, होना ये चाहिए कि हर रजिस्ट्रार का एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार होना चाहिए कि जी आप ये करें तो वो प्रोसेस फुलफ़िल हो जाएगा। बट रियलाइज़ आप ये करेंगे जब आप मल्टीपल रजिस्ट्रार से डील करेंगे तो आप रियलाइज़ ये करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स इतनी वेरी करती हैं और उसमें टाइमलाइंस इतने वेरी करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग टू। तो आई थिंक उस फ्रंट पे भी ये ज़रूरत है कि इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करा जाए। एंड आई वुड अगेन से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को माइंड में रखते हुए, ये ज़रूरी नहीं है कि कल सुबह हम देखें कि 500 नए रूल्स उन लोगों के लिए निकाल दिए गए। आई थिंक नए रूल्स निकालना कभी भी ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता कि सिर्फ रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स निकलें। सो आई वुड जस्ट से कि मार्केट, आई वुड सम दिस अप कि मार्केट के लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल्स लो हैं, बट उन मल्टीपल्स को हायर ले जाने के लिए कोई फंडामेंटल चीज़ और लोग वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दैट कुड बी आर अपग्रेड इनटू MSCI, दैट कुड बी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कॉन्क्रीट फिगर्स, दैट कुड बी कंपनीज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या कोई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर आ जाता है स्टॉक मार्केट में, वो भी एक चीज़ होगी, वो भी एक हो सकती है। बट मैं इम्पोर्टेंटली ये कहूँगा, हम अगेन रिलाई करते हैं बाहर से कोई आ जाएगा और हमारे सारे वरीज दूर हो जाएंगे। मेरा पॉइंट हमेशा ये है कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो आपके हैं आप उनको फैसिलिटेट करें, वो फिर लोगों को लेकर आएंगे। आपका अपना बंदा इधर इन्वेस्ट करेगा तो बाहर वाला खुद ही आएगा। एक भाई ने अगर उसमें अच्छा कमाया तो दूसरे भाइयों को बताएगा मैंने 1 लाख लगाया था, आज मेरा माशाल्लाह 1.5 लाख हो गया है, तो दूसरे भाई जो हैं वो भी आ जाएंगे मार्केट में। तो आई थिंक अगर पहले वालों का एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाए तो आपने रास्ते ही बंद कर दिया ना। तो एज अ इन्वेस्टमेंट मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं आप ये सोचें कि मैंने एग्जिस्टिंग वाले को ईज़ कैसे करना है। अगर आप आज एग्जिस्टिंग वाले को ईज़ करेंगे तो वो अपने फंड्स बाकी जगह से खुद डाइवर्ट करके मार्केट में आएगा। आपकी बड़े तजुर्बा है, आप तो दिन रात इसमें जुटे रहते हैं। 2-3 बड़े वनरेबल बैंक्स हमारे मार्केट में, एक NIB है, सिल्क बैंक है और तीसरा है समिट बैंक, जिसके शेयर्स 1.5-2 रुपये के हो गए। 2 बैंकों के बारे में ख़बरें आई हैं कुछ, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ के NIB के बारे में आया कि शायद MCB विल टेक ओवर, दैट्स अ स्मॉल शेयर, और उसके अगेंस्ट वो उस पर वो ड्यू डिलिजेंस चल रही है। उससे समिट बैंक के बारे में आया कि बुर्ज बैंक को वो ले रहा है या बुर्ज बैंक उसको ले रहा है, डजंट, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट्स योर इंफॉर्मेशन ऑन दीज 2 बैंक्स एंड एनी न्यूज़ ऑन सिल्क बैंक? आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट। हमने भी जो पेपर्स में पढ़ा, ऑब्वियसली मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो यही है कि वो ड्यू डिलिजेंस चल रही है उनकी, बट आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली टू से दैट। लेकिन आप उस ये 3 बैंकों से मैं ज़ाती तौर पे बहुत वरीड हूँ। आई एम सन ऑफ ए स्टेट बैंकर, एंड व्हेन खादिम अली शाह बुखारी वेंट डाउन, इट क्रिएटेड लॉट ऑफ chaos in the society. देखिए, lot of people suffered. And we don't want to see another bank collapsing. There should be something should be done to rescue these sinking banks. Tariq Sahab, I don't think banks Pakistan में are collapsing. I mean, I beg to I beg. Khadim Ali is in front of you. I beg. लोगों के डिपॉजिट कितने दिन के लिए रुक गया, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ सस्पेंडेड हो गई। देखिए, वो एक अलग चीज़ है कि रेगुलेटर्स ने उस पर एक कंट्रोल इम्पोज कर दिया, बट आई थिंक फंडामेंटली अगर आप चीज़ें देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी टोटली कैश बेस्ड है, अनलाइक वेस्टर्न इकॉनमी जो कि पूरी कंज्यूमर लेंडिंग पे या क्रेडिट पे चल रही होती है, जिधर आप एक वॉशिंग मशीन या टीवी भी ये तीनों बैंक वल्नरेबल हैं, आप मानेंगे, तभी तो इनका शेयर 1.5 रुपये का हो गया है। तो मेरी जितनी मेरी लिमिटेड वैल्यू दे हैव बीन वैनिश्ड ना।
देखिए, इन्वेस्टर्स वैल्यू हैज़ डिमिनिश्ड टू 1.8। आई एग्री, जो मार्केट में वैल्यूएशन होती है वो एक फेयर वैल्यूएशन होती है मोस्ट केसेस में, जो वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। उसको ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स डिफरेंट तरीके से, ह्यूज कैपिटल हैज बीन ईटन अप। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक आवर रेगुलेटर्स ऑन दैट सेक्टर आर डूइंग अ गुड जॉब। आगे जो चीज़ें वो कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये कंसर्न वो अपने बोर्ड पे भी पुट फॉरवर्ड करते होंगे कि किस तरह इंश्योर करा जाए कि लोगों का पैसा प्रोटेक्टेड रहे। सेंट्रल बैंक की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को रखे, and they should not allow any bank like Khadim Ali Shah to continue to operate with a huge beautiful branches। आम पीपल को तो कुछ नहीं पता होता, वो आपने वहाँ फैसिलिटी रख ली, आपने वहाँ से क्रेडिट लाइन ले लिया, आप एलसी के वगैरह वहाँ से इशू करा रहे हैं, सडनली आपका बिजनेस बंद हो जाता है, क्रिएट्स लॉट ऑफ क्योस। देखिए उसमें हम चेन रिएक्शन होता है उसका। बैंक का आपको पता है, एक बैंक बंद होता है तो उससे सारे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। हम ये ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या तरीक़ेकार इम्प्रूव हो सकता था जिस तरह चीज़ें हुई, बट आई थिंक आप दोनों तरफ उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं। बट आई थिंक द रेगुलेटर्स, ख़ास तौर पे सेंट्रल बैंक आई थिंक, और पाकिस्तान की इकॉनमी को माइंड में रखते हुए, नोइंग कि ये कैश बेस्ड इकॉनमी है, आई थिंक यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि गारंटीज़ हैं एंड द बैंक्स दे डोंट गो डाउन, एंड आई थिंक द सेंट्रल बैंक हैज़। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, गल्फ़ वगैरह में और जगह भी हमने देखा, जब बैंक्स इस तरह के वनरेबल हो जाते हैं तो सेंट्रल बैंक विदाउट एनी आस्किंग देम दे क्लब देम टुगेदर टू मेक ए लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर बैंक। वो यहाँ पे भी यहाँ किया जा सकता है। अभी 3-4 बैंक को मिला के या तो एक करें, या ये लोग किसी न किसी बड़े बैंक पे के ऊपर चले जाएं तो अभी सेफ हो जाएंगे। जी, आई थिंक इसी के बैकग्राउंड में ये जो हम खबरें पढ़ते हैं कि ड्यू डिलिजेंस हो रही है, दैट्स गुड थिंग, इज अ बिग वन। इसके बैकग्राउंड में यही होता है कि जी आप अमैलगमेशंस करें, आप मर्जर्स करें, आप एक्विजिशंस करें, बिकॉज़ वी नीड साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वी डोंट नीड वीक वंस। या ऑल आई वुड से इज कि हमारे इंस्टीट्यूशंस बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत स्ट्रॉन्गर हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा या ठीक नहीं होगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आई थिंक यहाँ पे बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जाऊँगा और मैं ये कहूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कस्टोडियल सर्विसेज हम दे रहे हैं, आज इन्वेस्टर को जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी उस तरह की। आज इन्वेस्टर डायरेक्ट सेटलमेंट अपनी खुद करवा सकता है। यू कैन गो टू CDC, ओपन अप अ डायरेक्ट सेटलमेंट अकाउंट, और अभी इसमें रेगुलेटर्स को कस्टोडियल अकाउंट भी खुल गया है। एग्जैक्टली, और रेगुलेटर्स किसी ऐसी कंपनी को भी इंडक्ट करना चाह रहे हैं या बात कर रहे हैं कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर ब्रोकरेज हाउसेस के पास सिर्फ ट्रेडिंग करें और ये भी पैसा उधर रखे, और आप कस्टोडियल सर्विस पर रखें, आप कस्टोडियल सर्विसेज और आपकी जो पैसे की सेटलमेंट है वो टोटली इंडिपेंडेंटली हो। ये भी व्यूज़ मार्केट में फ्लोट करे गए हैं। अभी इस पे प्रोग्रेस कोई नहीं हुई बिकॉज दे आर अंडर द डिस्कशन। सर्विस बन चुका है। देखिए कस्टोडियल सर्विसेज अभी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में नेशनल क्लियरिंग कंपनी और CDC तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ रेगुलेटर्स ऑल्सो वांट के बड़े बैंक्स को भी इसमें लाया जाए या किसी और को भी लाया जाए, ताकि जैसे आप बैंकिंग करते हैं अपनी तो आप वो भी कर सकें। शेयर भी आपका बैंक में पड़ा हुआ है, पैसा भी वही पड़ा हुआ है, ब्रोकर सिर्फ आपकी चीज़ को ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्रपोजल मार्केट में फ्लोट करा गया था। इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसमें हम किसी और प्रोग्राम में प्रोग्राम को खत्म किया, इंशाल्लाह इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, बड़े एक्सपर्ट इमरान खलील साहब हमारे साथ थे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें बताई, और एक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट जो अभी जो रेट चल रहे हैं 33+ पे, ये बिल्कुल सपोर्टेबल है। अगर आप अभी भी रिटर्न्स वगैरह देखें तो बहुत अच्छे हैं, 12-13% के रिटर्न है, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट जो उन्होंने बताया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि अगर आपने 1 रुपया कमाया और 50 पैसे कॉस्ट ऑफ में चला गया तो बचा ही क्या आपके पास। तो इसी वजह से शायद टर्नओवर्स बड़े कम हो गए। ऐसा लगता है डे ट्रेडर्स वगैरह की तादाद कम होती चली जा रही है, लेकिन जो एक आम रिटायरमेंट की तैयारी करने वाले लोग हैं, चाहे वो यंग मैन हो या ओल्ड मैन है, उनके लिए कोई मसला नहीं कि वो एक ही दफ़ा उनको ख़रीदना है, 50 ही पैसे दे रहे और उसको लेके वो बैठ जाएं, और उससे अगले 10 साल तक अगर वो बहुत बड़ी डिविडेंड कमाते हैं, बहुत बड़े बोनसेस कमाते हैं, तो वो 50 पैसा कुछ भी नहीं है। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स वाला भी शॉर्ट टर्म पे 2 साल तक वालों को लगता है, लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर उन टैक्सों से बचना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठें। तो खलील साहब का कहना है कि वहाँ बड़ी गुंजाइश है, आप लोगों को चाहिए कि आप यहाँ अपने भाई बहनों को सबको बताएं इसके बारे में और आएँ, और इसमें रिटर्न बहुत अच्छे हैं, बैंकों से बहुत बेहतर है, और इस्लामिक भी है ये,
और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आपकी इस पैसे से मईशत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।